नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि है, कला है, उसके बारे में, साथ में जो उनका राजनीतिक जीवन था, जो धार्मिक जीवन और जो आर्थिक जीवन था, उनकी जो आर्थिक उपलब्धियां थी, इन सब के बारे में आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला वगैरह, उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कला, लिपि और जो विज्ञान था उसके क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या प्रगति की थी। अब अगर देखें कला की दृष्टि से अगर देखें तो इनको क्या है, काफी प्रकार की हमें मरण मूर्तियां मिली है, शेरखड़ी की मूर्ति मिली है, अपने को योगी की मूर्ति भी मिली है, यहाँ से कई प्रकार की मोहरें भी मिली है। इससे अपने को पता चलता है कि इस समय की जो कला थी वो काफी उत्कृष्ट थी, वो काफी अच्छी अवस्था के अंदर थी। तो आगे इसके जो टॉपिक है उसके अंदर अगर हम देखें तो यहां से अपने को क्या है, यहां से हमें यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पत्थर की मूर्ति मिली है, मन के मिले यानी जो मोती होते हैं वो भी अपने को मिले, यहां से अपने को मोहरें मिली है, मोहरों के ऊपर जो पशु थे उनका चित्र अंकित किया गया है, योगी का चित्र भी अंकित किया, यानी अलग अलग प्रकार के अपने को मोहरें भी यहां से मिली है। साथ में अपने को यहां से कांसे की मूर्तियां जो होती है वो भी अपने को यहां से मिली है, वह पात्र कला के प्रमाण अपने को यहां से मिले हैं। तो यहां से प्राप्त होने वाली चीजों के अंदर क्या क्या आता है, यहां से हमें पत्थर की मूर्ति मिली है, मन के जो मोती होते हैं वो भी मिले, मोहरे भी अपने को मिली है, साथ में यहां से कांसे की मूर्तियां, पात्र कला यानी जो मृदबांड होते थे या जो मिट्टी के बर्तन होते थे, जो पात्र होते थे, वो भी अपने को यहां से मिले। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ की कला के क्या है, प्रमाण अपने को मिलते हैं। साथ में आगे अगर आप देखो तो जो कांस्य की मूर्ति है, जो यहां से कांस्य की मूर्ति जो मिली है, उसकी ऊंचाई जो अपने को मिलती है वो मिलती है अपने को 11.5 सेंटीमीटर। यानी यहां से जो कांस्य की मूर्ति मिली है उसकी जो ऊंचाई अपने को मिलती है, ये जो ऊंचाई है वो अपने को मिलती है कितनी, 11.5 सेंटीमीटर अपने को उस कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई मिलती है। आगे अगर हम देखें बात करें तो यहां से अपने को क्या है, एक कुब्बरदार बेल की मूर्ति भी अपने को यहां से मिली है। जो कुब्बरदार वो जो बेल होता है, मान लो बेल का चित्र तो मेरे को बनाना नहीं आता, सॉरी, तो जो बेल होता है, बेल के ऊपर जो कुब्बड़ होता है, उस कुब्बरदार बेल की मूर्ति भी अपने को क्या है, यहां से मिली है। अब आगे अगर देखें अपने को यहां से क्या मोहरे भी प्राप्त हुई है, मोहरे भी प्राप्त हुई है। यहां से अपने को कई प्रकार की मोहरे भी प्राप्त हुई है और उन मोहरों के ऊपर क्या है, जो आगे का जो भाग है उसके ऊपर क्या है, पशु अंकन किया हुआ है, यानी किसी न किसी पशु का क्या है, चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और साथ में इस मोहरों के पीछे की साइड में क्या एक गुंडी बनी हुई है, जो क्या है प्राय उस मोहर को टांगने के काम आती थी, यानी टांगने के लिए जो चीज बनी हुई है उसको गुंडी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोहरे प्राप्त हुई है उसका जो आगे का भाग है उसके ऊपर अपने को पशु का चित्र मिलता है, साथ में पीछे जो है मोहर के पीछे साइड में अपने को गुंडी मिलती है, जो क्या है टांगने के काम में आती थी। और यहाँ की जो लिपि थी वो लिपि क्या है, उस लिपि का जो भाव था वो था चित्रात्मक लिपि, यानी वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से क्या है समझाते थे। यहाँ की जो लिपि थी वो अपने को चित्रात्मक लिपि मिलती है, वो क्या है कोई भी भाव अगर थे तो अपने चित्रों के माध्यम से क्या करते थे, समझाते थे। आगे अगर देखें
इसी के अंदर कला लिपि के अंदर अगर आगे देखें तो यहां के जो लोग थे ये क्या है, गणित विषय से भी, गणित विषय से भी ये क्या थे, यहां के लोग परिचित थे। यानी यहाँ के जो लोग थे वो जो अपनी मैथ्स जो होती है, गणित जो होती है, उसके बारे में भी क्या है, यहाँ के लोग जानते थे। यानी हिसाब किताब करना, माप तोल, ये सारे इस चीजों से ये क्या है, परिचित थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये। आगे अगर देखो तो कालीबंगा वह, कालीबंगा से अपने को क्या है, एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर क्या है, जिसमें 6 छेद हैं। इनमें से कुछ छेद तो क्या भर चुके हैं। अब इस जो बालक की खोपड़ी मिली है इससे अपने को क्या पता चलता है कि उस समय भी क्या है, जो शल्य चिकित्सा थी उससे उससे क्या है, यहां के लोग क्या थे, परिचित थे। यानी जो कालीबंगा है, कालीबंगा से अपने को एक बालक की खोपड़ी मिली थी जिसके अंदर 6 छेद थे। उन 6 छेदों में से कुछ छेद तो क्या अपने को भर चुके हैं, खुदाई उत्खनन के दौरान हमें ये मिली थी खोपड़ी। उसके बाद में ये जो खोपड़ी मिली है इससे अपने को पता ये चलता है कि इस समय के जो लोग थे वो क्या है, शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। तो ये और साथ में ही कालीबंगा से क्या है, कालीबंगा से मन के बनाने के अपने को क्या है, कारखाने भी मिले। साथ में एक चीज में थोड़ी सी आगे लिखता हूं कि मोहरों के ऊपर, मोहरों के ऊपर हमें 2500 लेख उपलब्ध हो चुके। यानी यहां से जो मोहरें मिली है तो उन मोहरों के ऊपर हमें क्या है, 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। तो ये थी अपने सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। अब आगे अगर हम देखेंगे तो इनकी आर्थिक जो उपलब्धियां थी, यानी इनका जो गुजर बसर था वो किस हिसाब से चलता था, आगे अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस हिसाब की थी, यानी जो इनकी आर्थिक उपलब्धियां थी, यानी ये जीवन गुजर बसर जो था ये कैसे करते थे वो देखेंगे। अगला जो अपना आता है वो आता है आर्थिक उपलब्धि। आर्थिक उपलब्धियों के अंदर अगर देखें तो यहां के जो लोग थे ये मुख्य क्या करते थे, कृषि, पशुपालन, उद्योग, बाह्य व आंतरिक व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार करते थे, यानी यहाँ के जो लोग थे ये अपनी आर्थिक गतिविधियों को, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कृषि, पशुपालन, उद्योग, बाह्य और आंतरिक जो व्यापार थे ये करते थे। साथ ही में और यहाँ के जो लोग थे वो क्या है, घोड़ों से भी परिचित थे। यानी घोड़े के अवशेष भी अपने को यहां से मिलते हैं। ये थी इनकी आर्थिक उपलब्धि। आगे अगर देखो तो इनके आते हैं कृषि कार्य। यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि भी करते थे, हल भी जोतते थे। आगे अगर देखो तो इसके अंदर ये क्या करते थे, गेहूं जो मोटे अनाजों के तौर पर, मोटे अनाजों के तौर पर ये देखो जवार, तिल,
ज्वार, दाल, मटर, रागी और सांबा, इसका उत्पादन ये लोग करते थे। यानी कृषि कार्य के अंदर गेहूं, जो मोटे अनाज तौर पर ये ज्वार, दाल, मटर, रागी और सांबा, इन चीजों का ये क्या करते थे, उत्पादन करते थे। साथ में अपने को क्या है, कपास की खेती के भी यहां से प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ के जो लोग थे ये क्या है, कपास की खेती भी करते थे। और साथ में अपने को यहां से जुते हुए खेतों के अवशेष भी मिले। और कृषि के अंदर ये क्या करते थे, जो कुबड़ वाला जो बैल होता था, हल जोतने के लिए उस कुबड़ वाले बैल की सहायता ये क्या करते थे, लेते थे। और फसलों की जो कटाई है, फसल की कटाई हंसिया जो होता था, ये होता था तांबे का। हंसिया जो होता था ये तांबे का होता था। साथ में पत्थर के फलक से की जाती थी। यानी कि जो फसलों की जो कटाई है, ये कहते थे हंसिया, जो तांबे का बना होता था, और पत्थर के फलक से। और ये जो थे ये लगे हुए होते थे लकड़ी के हत्थे के, यानी इनके पीछे पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता था। ये थे इनके आर्थिक और जो कृषि कार्य थे वो। आगे जो इनका टॉपिक आता है वो आता है उद्योग व्यवसाय। यानी ये उद्योग क्या क्या करते थे, व्यवसाय क्या क्या करते थे। उद्योग व्यवसाय क्या, अगर हम देखें तो यहां से अपने को क्या है, ताम्र उपकरण, मछली पकड़ने के कांटे, आरी, तलवार, दर्पण, छेनी, चाकू, भलाग्रह और साथ में क्या है, बर्तन मिले। यानी अगर इनका उद्योग देखें तो यहां से अपने तांबे के उपकरण, मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, आरी जो आती है, तलवार, दर्पण, छेनी, चाकू, भाले का जो भाग होता है, और जो बर्तन है ये मिले। यानी ये क्या है, इस चीज का उद्योग या व्यवसाय करते थे। आगे अगर देखो तो जो मिट्टी के जो बर्तन थे ये कुम्हार बनाते थे। यानी यहाँ के जो लोग थे ये मिट्टी के बर्तनों से भी परिचित थे। साथ में लोथल और जो अपना समुद्र जो आता है, अपने को मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने मिले हैं। यानी लोथल और समुद्र से अपने को क्या है, ये चीजें बनाने के क्या है, कारखाने भी अपने को मिलते। आगे अगर देखें तो कपास की खेती का मैंने आपको बताया था कि कपास की खेती के प्रमाण मिले। तो यहाँ पर क्या वस्त्र उद्योग था, वस्त्र उद्योग भी क्या था, उन्नत अवस्था में था। यानी वस्त्र उद्योग भी काफी अच्छी भली अवस्था में होता था, वस्त्रों का उद्योग भी काफी अच्छा होता था। और उसके बाद में कताई बुनाई के लिए तकलियां व तकवे भी क्या है, अपने को यहां से
मिलते। यानी ये आप कह सकते हो कि कताई बुनाई के लिए अपने को यहां से क्या है, तकवे भी मिले हैं, जिससे क्या है कताई बुनाई होती थी कपड़ों की। ये था अपना उद्योग और व्यवसाय। आगे अगर हम देखें तो आगे बात आएगी इनके व्यापार और वाणिज्य की, यानी ये क्या क्या व्यापार करते थे, वाणिज्य इनका किस हिसाब का था, यानी कौन कौन से देशों के साथ में इनके व्यापारिक संबंध थे, कौन से देश के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, ये कौन से देशों में व्यापार करने जाते थे, वो सारा। तो जो व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार व वाणिज्य, इसके अंदर अगर आप देखो, व्यापार और वाणिज्य के अंदर अगर आप देखो तो आंतरिक व विदेशी व्यापार होता था। यानी आंतरिक यानी देश के अपने राज्य के अंदर और राज्य से बाहर भी क्या है व्यापार होता था, यानी विदेशी व्यापार कह सकते हो आप। आंतरिक या दूसरे देशों के अंदर भी जो दूसरी सभ्यताएं थी वहां पर भी ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। और साथ में ही ताम्र खनिक, रत्न, उपरत्न एवं जो धातुएं होती थी जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, लोहा, ये व्यापार यहां से क्या है होता था। यानी जो व्यापार और वाणिज्य था वो आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का था। और साथ में ताम्र खनिक, रत्न, उपरत्न और जो धातु निर्मित जो चीजें थी उनका व्यापार यहां के लोग करते थे। अब जो तांबा था ये इनको राजस्थान के गणेश्वर से, यानी तांबा जो था इनको मिलता था राजस्थान के गणेश्वर से। सोना जो आता था ये मिलता था इनको मैसूर से। चांदी जो इनको मिलती थी वो मिलती थी ईरान व अफगानिस्तान से, ईरान व अफगानिस्तान से। और मनकों के लिए जो कीमती पत्थर होते थे, मनकों के लिए मैं यह लिख देता हूं कीमती पत्थर, गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे, मंगाए जाते थे। तो मैंने भी आपको ये बताया कि तांबा जो है इसको राजस्थान के गणेश्वर से, सोना इनको मिलता था मैसूर से, चांदी जो है वो ईरान और अफगानिस्तान दो देशों से, और मनके बनाने के लिए जो कीमती पत्थर होते थे वो इनको गुजरात और महाराष्ट्र से मिलते थे। यानी गुजरात और महाराष्ट्र से ये चीजें क्या है मंगवाई जाती थी। आगे अगर देखें तो जो सिंधुवासी व्यापारी जो थे, सिंधु वासियों के लिए क्या है, सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का ये क्या है प्रयोग करते थे। यानी सिंधुवासी जो व्यापारी थे उनके लिए मेलुहा शब्द का क्या है प्रयोग यहां से होता था। साथ में क्या है, यहां पर जो तोल माप की जो पद्धति थी वो बाट से की जाती थी, और बाट का जो आकार था, बाट का जो आकार मिलता है अपने को वो मिलता है गोलाकार व घनाकार। यानी दो प्रकार के बाट मिलते हैं। बाट का आकार जो है वो गोलाकार और घनाकार, और इसकी जो पद्धति होती थी वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस हिसाब से क्या है तोल करते थे। साथ में ही एक श्रृंखला में बढ़ते क्रम में 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 ये क्या होती थी इनकी माप या तोल की, माप या तोल की क्या है विधि होती थी। यानी इस हिसाब से क्या है बढ़ते क्रम के अंदर तोलते थे। तो ये मैंने भी आपको बताया जो व्यापार और वाणिज्य जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो।
अगला जो आता है वो आता है इनका जो सामाजिक जीवन जो आता है, यानी ये समाज में किस हिसाब से रहते थे, कौन कौन से वर्ण यहाँ मिलते हैं, कौन कौन से वर्णों के अंदर समाज को बांटा हुआ है, वो आगे देखेंगे। तो अगला जो आता है वो आता है अपने सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की अगर बात देखें तो जो समाज अपने को मिलता है, यहां का जो समाज था ये क्या है, 4 वर्गों के अंदर, 4 वर्गों में विभाजित था। तो यहां का जो इनका सामाजिक जीवन देखें तो इनके अंदर जो समाज था ये क्या है, 4 भागों के अंदर बटा हुआ था। इन 4 भागों के अंदर मुख्य देखो कौन सा आता था। पहला जो आता था वो आता था शासकीय वर्ग। शासकीय वर्ग के अंदर जो राजा का जो परिवार आता था वो था। दूसरा अगर देखें तो वो आता था योद्धा वर्ग, यानी जो सेना वगैरह जो हुआ करती थी उसका वर्ग। तीसरा वर्ग आता था वो आता था व्यापारी वर्ग, यानी जो कुलीन परिवार के होते थे, जो व्यापार वगैरह करते थे बाहरी देशों में, अपने देश में, वो होता था व्यापारी वर्ग। और चौथा जो आता है वो अपने को मिलता है मजदूर व श्रमिक वर्ग। चौथा जो वर्ग था वो वर्ग आता है जो मजदूर वगैरह होते थे, जो दिहाड़ी के ऊपर कार्य करते थे वो। तो ये 4 वर्ग क्या है, इनका जो समाज था ये 4 भागों में बटा हुआ था। ये जो समाज था यहां से अपने को क्या है, नारियों की मूर्तियां मिली है, स्त्रियों की मूर्तियां भी मिली है पूजा करते हुए। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो, तो यहां का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यहां पर क्या है कि जो नारियों की जो स्थिति थी, जो स्त्रियों की स्थिति थी, वो काफी अच्छी अवस्था के अंदर मानी जाती है। समाज के जो लोग थे वो क्या है, शिकार भी करते थे। यहां के समाज के जो लोग थे वो क्या है, शिकार भी किया करते थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए। ये क्या है, शिकार भी करते थे। यहाँ की जो महिलाएं अपने को मिलती है, महिलाओं की जो मूर्तियां मिली है, उससे पता ये चलता है कि महिलाएं कंघी व कलिप का उपयोग करते थे। और यहां के जो पुरुष जो आते हैं वो क्या, दाढ़ी मूछ से रखते थे। अब अगर आगे में बात करूं, थी साथ में यहाँ के जो पुरुष है वो दाढ़ी मूछ रखते थे, साथ में ही पुरुष और जो महिलाएं हैं ये दोनों ही क्या है, आभूषण पहना करते थे। यहाँ की जो महिलाएं और जो पुरुष है ये क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे। और मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, यानी मनोरंजन के लिए नाच गाना व पासा खेला करते थे। जो अवशेष मिले उनसे अपने को यह पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे ये समाज के अंदर मनोरंजन के लिए क्या, ये नाच गाना और जो पासा होता था वो खेल ये क्या करते थे, खेला करते थे। ये मैंने आपको बताया इनका जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में। अगला जो इनका आता है वो आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंदर अगर देखो तो यहां पर क्या है, वृक्ष पूजा, जल पूजा, पशु पूजा की जाती थी। यानी यहां के जो लोग थे वो क्या है, जल की पूजा करते थे, गत लगा थोड़ी वो थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो वृक्ष पूजा, जल पूजा और पशु पूजा क्या है, करते थे। आगे अगर देखो तो यहाँ के जो लोग थे वो माता देवी की उपासना,
पशुपतिनाथ, यानी ये शिव को मानते थे पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, साथ में जो मूर्ति मिलती है उनकी भी पूजा, जल की पवित्रता, साथ में ही तप के योग, ये सारी की सारी परंपराएं क्या है, मुख्य थी। यानी इसके अंदर ये धार्मिक जीवन के अंदर क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना, माताओं की उपासना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्षों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, जल की पवित्रता और तप के जो योग है, ये क्या है, ये जो परंपरा थी ये उस समय की क्या है, प्रमुख थी। इसके अंदर अगर आगे देखें तो अपने को क्या है, कालीबंगा से अपने को क्या है, हवन कुंड क्या है, प्राप्त हुए। यानी कालीबंगा से जो हवन कुंड प्राप्त हुए उनसे अपने को यह पता चलता है कि उस समय के लोग भी क्या है, हवन वगैरह करते थे। आगे अगर बात करें मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति भी अपने को क्या है, मिली है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति भी अपने को मिली है। आगे अगर देखें तो कालीबंगा, लोथल और अपना जो बनावली है, कालीबंगा, लोथल और जो अपना बनावली जो मिलता है, यहां से अपने को क्या है, अग्नि वेदिकाएं अपने को क्या है, मिलती है। यानी उस समय क्या है, अग्नि की भी पूजा हुआ करती थी। जो कालीबंगा, लोथल और बनावली है, यहां से अपने को अग्नि वेदिकाएं मिली है। इससे अपने को पता ये चलता है कि उस समय क्या है, अग्नि की भी पूजा की जाती थी। अग्नि वेदिका जो होती है, इसका अर्थ होता है अग्नि पूजा, यानी अग्नि की क्या है, पूजा करना। वृक्ष पूजा के अंदर देखो, वृक्ष पूजा के अंदर ये लोग नीम, पीपल और जो बबूल का जो पेड़ होता था, इन मुख्य 3 पीपलों की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। साथ ही के अंदर मोहरों पर एक सरंगी बेल की मूर्ति भी चित्रित मिली है। यानी यहां से जो अपने को मोहरे मिली है, उसके ऊपर एक सरंगी बेल, यानी एक सींग वाला जो बेल होता है, उसकी बनी हुई मूर्ति की मोहर भी अपने को यहां से मिली है। यह था इनका धार्मिक जीवन। अब एक छोटा सा पॉइंट अपना जो रहता है, वो रहता है इनका राजनीतिक जीवन। यानी न्याय की जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जो थी, वो इनकी क्या थी। तो इनका जो राजनीतिक जीवन अगर हम देखें इनका, तो वो किस हिसाब का हुआ करता था। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो साम्राज्य के 4 बड़े भाग थे। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के 4 बड़े भाग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। यानी प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो राज्य के जो 4 बड़े भाग हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ये 4 क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से क्या है, राज्य के 4 बड़े भाग थे। आगे अगर देखें तो यहां पर अपने को पूर्ण एवं
कुशल न्याय व्यवस्था जो थी आगे अगर देखें तो अपने को यहां से पूर्ण एवं कुशल राज सत्ता नियंत्रण के अपने को यहां से क्या है प्रमाण मिले हैं। तो यहां की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफी अच्छी थी, पूर्ण थी और साथ में एकदम कुशल थी। ये आज का अपना जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पूरी हो चुकी है। अगला जो अपना टॉपिक, अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम उत्तर वैदिक काल से लेके महाजनपद का जो काल है वो अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही मेरा अगला वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।